आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे कश्मीर के नाम पर देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और देश के बड़े नेता, कश्मीर के बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश विरोधी है। आखिरकार क्या मकसद है इसका, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। पीआरसी पर अरुणाचल में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। 6 समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी पीआरसी दिए जाने की सिफारिश के विरोध में राज्य भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के निजी आवास पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से लौट जाने की अपील की, लेकिन अपील को अनसुना करते हुए प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के आवास की तरफ बढ़े और पत्थरबाजी करने लगे। रविवार को ईटानगर में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के घर पर हमला किया और पुलिस टीम को निशाना बनाया। ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट कॉलिन क्रॉवेल आज संसद की आईटी कमेटी के सामने पेश हुए। समिति ने ट्विटर से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारत के चुनाव में विदेशी संस्थाओं की सेंधमारी या उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ट्विटर को ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ मिलकर तुरंत निपटाने चाहिए। संसदीय समिति को जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उनके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। ट्विटर को तय समय में ऐसे सवालों के लिखित जवाब पेश करने होंगे। संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा। डोर्सी ने समय नहीं देने की दलील दी थी। समिति में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के वरिष्ठ अधिकारियों को 6 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी मुलाकात के लिए नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ट्रेन से रवाना हुए। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से किम जोंग उन के रूट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, लेकिन वो ट्रेन से वियतनाम रवाना हुए। बताया जा रहा है कि किम की बहन किम यो जोंग भी वियतनाम पहुंची है और वो भी ट्रंप से मुलाकात करेंगी। इससे पहले ट्रंप और किम की पहली मुलाकात सिंगापुर में हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की सियासी एंट्री पर अटकलें तेज हो गई हैं। मुरादाबाद में युवा कांग्रेस ने वाड्रा के नाम वाले पोस्टर लगाए हैं। वहीं सक्रिय राजनीति में आने को लेकर न्यूज नेशन से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सब कुछ समय से हो रहा है। उधर कांग्रेस ने वाड्रा की एंट्री को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्वाइन फ्लू ने राजस्थान में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक सूबे में 137 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सूबे में स्वाइन फ्लू के साथ साथ मलेरिया और डेंगू का भी कहर बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से यहाँ पिछले 55 दिनों में 137 लोग दम तोड़ चुके हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 425 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे राज्य में अब तक 20,161 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें कहर थम नहीं रहा, केस पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन फिलहाल नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में शहीद मेजर प्रसाद महादिक की पत्नी ने पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की पत्नियों को संदेश दिया है। गौरी महादिक ने कहा है कि शहीदों की पत्नियों की मांग कभी सुनी नहीं होती। आपको लोग बहुत सिंपैथी देने आएंगे, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप एक सोल्जर्स वाइफ हो एंड वहीं से आपको सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। दिसंबर 2017 में अरुणाचल सीमा पर शहीद मेजर प्रसाद महादिक की पत्नी गौरी महादिक जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होंगी। शहीद की पत्नी ने एसएसबी एग्जाम में टॉप किया है और वो जल्द ही आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करेंगी। आतंक के खिलाफ लड़ते लड़ते एक और वीर सपूत ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई और दोपहर 3 बजे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को कुलगाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि डीएसपी अमन ठाकुर और एक जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए अमन ठाकुर जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के 2011 बैच के अधिकारी थे। बीते काफी समय से वो दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे कई ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। पिछले ही महीने उन्हें इसके लिए मेडल से भी नवाजा गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आग के कहर से हाहाकार मच गया है। साउथहैम्पटन के जंगल में 19 फरवरी को आग लगी थी और अब ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। विकराल लपटों में कई घर स्वाहा हो गए। बताया जा रहा है कि 3000 हेक्टेयर के इलाके आग की चपेट में हैं। आग की वजह से हाईवे पर आवाजाही पर ब्रेक है, तो वहीं उड़ानों पर भी असर पड़ा है। आग बुझाने के लिए कई टीमें मशक्कत कर रही हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गुजरात के अहमदाबाद के शिवरंजनी इलाके में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। इनमें से एक दुकान में एटीएम था, जिसमें रखे 25 लाख रुपए भी जल गए। कर्नाटक के बांदीपुरा नेशनल पार्क में भीषण आग लगी हुई है। आग की वजह से नेशनल पार्क के 6 रेंज प्रभावित हैं, जिसके बाद से पार्क में सफारी पर रोक लगा दी गई है। वहीं मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी के पास भीषण आग लग गई। ये आग एक तबेले में लगी। समय रहते 200 से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित निकाला गया। ऑस्कर 2019 में इस साल ग्रीन बुक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। भारतीय प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को होने वाली समस्या पर बनी है। ये शॉर्ट फिल्म हापुड़ में रहने वाली लड़कियों पर आधारित है। हापुड़ के काड़ी खेड़ा की स्नेहा ने अपने संकल्प और मेहनत से न सिर्फ सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी में खुद काम करना शुरू किया, बल्कि अपनी सहेलियों को भी इससे जोड़ा।
आज की बड़ी खबर में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कश्मीर को लेकर धारा 35A को खत्म करने की जहां मांग बहुत तेज हो रही है, वहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक अलग माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है उन तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो आज अपने आप को कश्मीरियों का प्रतिनिधि साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। चाहे आप उमर अब्दुल्ला की बात करें, चाहे आप महबूबा मुफ्ती की बात करें, ये दोनों राजनेता ऐसी धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र में आज तक शायद किसी नेता ने कभी नहीं इस्तेमाल किया होगा। जरा आप सोचिए, क्या कोई पूरे हिंदुस्तान के आईन को, पूरे हिंदुस्तान को इस बात की धमकी दे सकता है कि अगर आपने धारा 35A पर कुछ भी करने की कोशिश की तो पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, कश्मीर जल जाएगा, आप हालात संभाल नहीं सकते। और कुछ लोग तो यहां तक आगे देकर धमकी देते हैं कि ढूंढ के रह जाओगे, कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं होगा। बताइए आखिरकार इन नेताओं को किसने यह हक दिया कि आप इस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये नेता देश जोड़ रहे हैं या दरअसल देश तोड़ रहे हैं? विरोध की पहली तस्वीर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जैसा हमारे पास है वैसा वहां पे है। उन्होंने उसमें खिलवाड़ की, उसमें बदलाव लाया और अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का घर तक लोगों ने जला दिया। वहां इस हद तक हालात खराब हुए। जनाब, आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहां के हालात हो जाएंगे, होंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। विरोध की दूसरी तस्वीर, बाकी तो जितना भी पकड़ दकड़ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा है, ये तो आदत हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मगर जो इस वक्त सबसे बड़ी जो मुझे इसमें खतरनाक बात नजर आ रही है वो आर्टिकल 35A जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। विरोध की तीसरी तस्वीर कि एक गलतफहमी मैं आप लोगों से निकालना चाहता हूं, लोगों से निकालना चाहता हूं। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ है। विरोध की चौथी तस्वीर, आर्टिकल 35A पर सुनवाई की तारीख आई तो कश्मीर से दिल्ली तक चंद चेहरों को विरोध की आग ने लाल पीला कर दिया। एक तो नहीं, जम्मू कश्मीर की कुर्सी संभाल चुके 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आर्टिकल 35A खत्म हो जाने का डर सताने लगा। और जब डर सताने लगा तो वो धमकी देने पर उतर आए। जब उन्हें आर्टिकल 35A के खत्म होने का खतरा महसूस हुआ और महसूस हुआ कि उनकी दुकान जल्द बंद हो सकती है, तो उनकी जुबान जहर उगलने लगी। वरना एक देश में 2 विधान लागू करने के लिए ये साथ क्यों खड़े होते? सवाल ये है कि आखिर इन नेताओं को आर्टिकल 35A हटाने के नाम पर डर क्यों लगता है? क्या इन नेताओं को भारत के संविधान पर यकीन नहीं, या फिर ये कश्मीर के नाम पर अपनी ही रोटियां सेकना चाहते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल आपके लिए समझना आवश्यक है कि आखिरकार ये नेता क्यों इतना डर रहे हैं धारा 35A के संशोधन को लेकर। दरअसल पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन है जिनकी वाकई में आज घिघी टाइट है। सबसे पहले PDP की नेता महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद फारूक अब्दुल्ला जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आजकल सांसद हैं, सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स पार्टी के नेता हैं, सैफुद्दीन सोज, उनके ऊपर ही भी इस बात में पूरा डर लग रहा है कि 35A का क्या होगा, अलगावादी नेता मीरवाइज उमर फारूक जो कि आजकल बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, अलगावादी नेता और पाकिस्तान परस्त सैयद अली शाह जिलानी जो कि पाकिस्तान का राग अलापने में कहीं पीछे नहीं रहते, पाकिस्तान की सरपरस्ती पर चलने वाले यासिन मलिक जो कि अलगावादी नेता हैं। यानी कि अगर आप पूरी जमात को उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं और हिंदुस्तान के साथ नाफरमानी करते हैं। आर्टिकल 35 के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब उठाएंगे तो फिर ये ना कहना कि हमने पहले आपसे कहा नहीं था। हमसे डोंट पुश द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट टू द वॉर। क्या आप सुन रहे हैं महबूबा मुफ्ती का ये बयान
कि आज हमें मजबूर मत कीजिए। अगर आपने धारा 35A के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का झंडा उठाना छोड़कर किसी और देश का झंडा उठाने लगेंगे। और फिर मत कहना कि हमने आपको कहा नहीं था। किसी और देश का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, पाकिस्तान। तो महबूबा मुफ्ती के इरादे क्या हैं, ये हमने आपके सामने स्पष्ट रख दिया। इससे बड़ा देश विरोधी बयान और क्या हो सकता है। आज महबूबा मुफ्ती पर देश विरोध का या यूं कहे कि देश के दुश्मन होने का मामला क्यों ना चलाया जाए। हम आपके सामने आज दरअसल ये बात को सामने रखना चाहते हैं कि धारा 35A का मतलब क्या होता है। धारा 35A दरअसल जम्मू कश्मीर के विधानसभा में विशेष प्रावधान को लेकर है। इसके आधार पर जो स्थानीय नागरिकता का आधार है उसे रखा गया है। 1954 से पहले जितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपने आप को वहां के बाशिंदा के तौर पर रखा, उन्हें परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर माना जाता है। वो लोग परमानेंट रेजिडेंट है, वहां संपत्ति खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी कर सकते हैं। 1954 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, शादी करना चाहता है तो उसे जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट होने के बावजूद अगर कोई महिला गैर कश्मीरी से शादी करती है तो उनके बच्चों को भी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल सकता और वो जम्मू कश्मीर में ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं और ना ही वहां बैठ सकते हैं। सिर्फ साल 2002 में जाकर जम्मू कश्मीर में एक थोड़ा सा संशोधन किया गया, जहां जम्मू कश्मीर के विधानसभा ने यह संशोधित किया कि अगर कोई महिला जो कि परमानेंट रेजिडेंट है, उस महिला ने अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी की है तो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं खत्म होगी। यानी पहले तो यह आलम था कि अगर गैर कश्मीरी से शादी की तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी खत्म। इसमें डर क्या है लोगों का? दरअसल डर यह है कि आज जम्मू कश्मीर में जो राजनीति की दुकान खोलकर बैठे ये नेता हैं, इन्हें डर लगता है कि अगर गैर कश्मीरी कश्मीर में बड़े पैमाने पर आ जाएंगे तो वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। यानी कि मुसलमान जो अभी बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो इनको इस बात को लेकर है कि वो तमाम सैनिक जो अपनी पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर में बिता देते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते। जम्मू कश्मीर में अगर धारा 35 से हटा दी जाए तो वहां पर उन्हें रहने का एक बार फिर मौका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में रहना शुरू करेंगे तो वहां हिंदुस्तान से जुड़ाव बढ़ेगा, जो कि ये अलगाववादी नेता और पाकिस्तान परस्त नेता नहीं चाहते। यानी कि पाकिस्तान की चापलूसी करना इनका सबसे प्रमुख मकसद है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल विवाद क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है आज कि हम धारा 35A को मूलभूत तरीके से परिवर्तित कर दें। और वो इसलिए क्योंकि धारा 35A जब 1954 में लागू किया गया था उस वक्त शायद इसकी आवश्यकता थी, लेकिन आज धारा 35A की आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत है कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाकर आगे बढ़ें, मेन स्ट्रीमर लेकर आगे चलें। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग थलग रखेंगे तो फिर हम कश्मीरियों को अपनाएंगे कैसे? अगर कश्मीर हमारा नहीं है तो कश्मीरी हमारे कैसे होंगे? इसलिए जरूरी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर को उतना ही अपना समझे जितना एक कश्मीरी हिंदुस्तान को अपना समझता है। एक देश दो विधान आखिर क्यों? जब से कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हुआ है तभी से सवाल गूंज रहा है और इस सवालों के केंद्र में है धारा 370 और संविधान का अनुच्छेद 35A, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुद्दा इतना अहम है कि 35A की सुनवाई के नाम पर कश्मीर को सुलगाने की साजिशें रची जाने लगी हैं। कश्मीर को डराने की कोशिश की जा रही है। अलगाववादी नेता तो अलग कश्मीर की मांग करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुने हुए नेताओं का सुर भी उसी तरह सुनाई देता है। जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलिफाई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उस वक्त जिस वक्त आप 35A के साथ कोई फिडलिंग करेंगे। 35A से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी पूछना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल कि नागरिकता तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास क्यों है? क्यों हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग कश्मीर में जायदाद से महरूम हो जाती है? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर है कि अगर अनुच्छेद 35A हटा तो उनकी सियासत की दुकान बंद हो जाएगी, उनका एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा, उनके अलग कश्मीर के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अब आप जम्मू कश्मीर में 35A कि कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए धारा 370 एक बड़ा रोड़ा है। 35A के तहत कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जिसके बाद कश्मीर एक तरह से अलग नजर आता है। ऐसे में अब लोगों को लगने लगा है कि ये वक्त 35A को हटाने का है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है। और इसी बात से कश्मीर के कुछ नेता डरे हुए हैं
इसीलिए सूबे में हिंसा की साजिशें भी रची जा रही हैं और धमकी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। धारा 35A पर लाख टके की बात यह है कि कुछ लोग जानबूझकर कश्मीर की जनता को पूरे हिंदुस्तान से अलग थलग रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जनता को अलग थलग न रखें तो अलगाववाद के एजेंडे को आप नहीं चला सकते। यानी अपनी राजनीति की दुकान और पाकिस्तान परस्ती को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग हिंदुस्तान की जनता को कश्मीर से अलग थलग रखना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग कश्मीर के पंडितों को वहां से भगाकर दम ले रहे थे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आज उन्हें खुद अपने माइनॉरिटी होने का डर कितना सता रहा है। लाख टके की बात तो यह है कि आज कश्मीर को हमें अपने साथ मिलाकर चलना चाहिए। आइए अब अगली खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से एक बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और ISI की सरपरस्ती में इस साजिश को अंजाम दिया गया था। वो CCTV फुटेज मिल गया है जिसके जरिए साबित हो चुका है कि गाड़ी चलाने वाला कौन था, गाड़ी चला कैसे जा रही थी, उसके भीतर क्या क्या तमाम चीजें थी। हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये वो व्यक्ति है, लड़का है जिसने इस गाड़ी को चोरी किया था। ये एक मारुति इको गाड़ी बताई जाती है जो चोरी की गई थी। मैकेनिक के तौर पर काम करने वाला यह लड़का जो सज्जाद भट्ट जिसका नाम है, वो आजकल जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी बताया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि सीमा पार कर चुका है ये व्यक्ति और इसी ने मारुति गाड़ी चोरी की थी। ये मैकेनिक का काम करता था और शायद IED बनाने में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। सज्जाद अनंतनाग का रहने वाला है और सज्जाद के अब जैसा कि हमने आपको बताया जैश-ए-मोहम्मद में शामिल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवबंद का संबंध अब लगातार पुलवामा के आतंकी हमलों से जुड़ता चला जा रहा है और यह बताता है कि कैसे जम्मू कश्मीर के आतंक को फैलाने के लिए देवबंद की विचारधारा का न सिर्फ बेजा इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि वहां से एक बड़े विस्फोट और बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। 2 संदिग्ध बांग्लादेशी को भी आज गिरफ्तार किया गया है और यह बताता है कि कैसे देवबंद में पकड़े गए 2 कश्मीरी संदिग्ध जो कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जो फोन पर बातचीत करते थे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी नेताओं से और आकाओं से, वो लगातार जुड़े हुए थे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के सरगना का इशारे का वो इंतजार कर रहे थे। देवबंद दारुल में वो पढ़ते नहीं थे, लेकिन वहीं पर पास में रहते थे। उनके पास हथियार और विस्फोटक के जखीरे की बात भी सामने आ रही है। टेलीफोन पर जो इनकी बातचीत होती थी वो बातचीत आतंक के कारोबार को आगे बढ़ाने की बात करती है। अब आप समझ जाइए कि कितना बड़ा यह तार है जो कि पुलवामा से उत्तर प्रदेश के देवबंद तक आकर निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कितने बड़े झूठे हैं। हम इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र प्रमुख के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान की जबान वाकई में कोई नहीं तौल सकता। जब खुद उनकी पूर्व पत्नी उनके ऊपर भरोसा नहीं करती तो क्या दुनिया उनके ऊपर भरोसा कर सकती है? शांति की पैरोकारी करते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज सईद के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्हें खुली छूट भी देते हैं। इमरान खान साहब क्या आपको खुद दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम कह रहा है कि 72 घंटे बाद मैं उसी तरह से आजाद हूं जैसे पहले था, अपना काम वैसे ही करता हूं जैसे पहले करता था। तो बताइए इमरान खान साहब, आपने प्रतिबंध लगाया तो किस पर? पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान की नींद काफूर है। रविवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सियालकोट पहुंचे थे। तस्वीरों के मायने साफ हैं कि इस्लामाबाद से लेकर सरहद तक पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर सता रहा है। पाकिस्तान को एक डर यह भी है कि जिस आतंक के आका हाफिज सईद को इमरान सरकार ने अब तक आंखों का नूर बना रखा था, उसके संगठन जमात-उद-दावा और फलाए इंसानियत पर पाबंदी लगने के बाद हाफिज के अंदर का आतंकी जाग उठा है और इमरान खान सरकार पर आंखें तरेरने लगा है। इस्लाम के खिलाफ आलम कुफ्र की साजिशें बड़ी खौफनाक हैं। हम भी बिल्कुल उसी का सामना करते जा रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और साथियों, कारकुनों, ये दिन बहुत थोड़े हैं। अल्लाह के दुश्मन नाकाम होके बल्कि शिकस्त खा के मैदानों से भागने पर मजबूर हो गए हैं। खबर है कि हाफिज सईद
नए नाम से संगठन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पलटवार के डर से पाकिस्तान सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान के दावे खोखले हैं, हाफिज और मसूद अजहर पर एक्शन के वादे झूठे। कैसे? जरा इमरान सरकार के मंत्री फवाद खान की बातें सुन लीजिए। वाकई का मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं है इन कार्रवाइयों का जो कि कश्मीर में वाक़या हुआ उससे। हम नेशनल एक्शन प्लान हमारी अपनी एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है। यही पाकिस्तान पुलवामा हमले के बाद जैश पर कार्रवाई कर दुनिया के सामने अपनी पीठ थपथपा रहा था। 22 फरवरी को बहावलपुर में जैश के मदरसे पर छापा मारा गया था। तो क्या बहावलपुर में पाकिस्तान सरकार और आर्मी के इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान का ड्रामा छिपा था? आतंक पर कार्रवाई करके वो फंस रहा है। फिर क्या था? वही पुराना राग, वही टेरर एजेंडा। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात यह है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहते हैं कि शांति और समझौते की बात होनी चाहिए, तो मानकर चलिए कि पाकिस्तान की फौज ये चाहती है कि युद्ध हो जाए। पाकिस्तान में दरअसल चाहे आप फौज की बात करें, प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें या फिर सरकार की बात करें, सब एक हैं, लेकिन ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और ये दो मुंहे सांप की तरह हैं। उससे भी बड़ा और गंभीर मसला ये है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों पर और आतंकी तंजीमों पर कार्रवाई करने का दम भरता है, लेकिन अगले क्षण ही पाकिस्तान उन्हें खुली छूट भी देता है। आइए आपको दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ का एक नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान को नेशनल वॉर मेमोरियल तकरीबन 50 साल बाद मिला है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बाद यह तीसरा वॉर मेमोरियल है जो आज हमारे सामने है। अपने शहीदों को इससे बड़ा सम्मान हम और क्या दे सकते हैं। ये हिंद के पराक्रम को सलाम है। ये वीर सपूतों के शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान है। साहस, जज्बे और जंगी इतिहास में हिंद के पराक्रम को सलाम। 55 साल बाद देश का इंतजार खत्म हुआ है। आसमान से वीरता और साहस की धरती नेशनल वॉर मेमोरियल का दीदार कुछ यूं होता है। यहाँ के हर दरो दीवार पर दर्ज है भारत के रणबांकुरों की वो गौरव गाथा जिसका हर अध्याय देश की आन बान और शान से जुड़ा है। आजादी के 70 साल बाद देश को राष्ट्रीय शहीद स्मारक मिला है। वॉर मेमोरियल के उद्घाटन का ये मौका जितना खास उतनी ही पराक्रमी है ये धरती। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की शहादत को नमन किया। ये वॉर मेमोरियल जवानों का सम्मान है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। देश की रक्षा के खातिर शहीद होने वाले 25,942 वीर जवानों की याद में बनाया गया है। ये हिंदुस्तानी सैनिकों का ही जज्बा था जिसने बंटवारे के बाद कश्मीर में पाकिस्तान के पैतरे को ध्वस्त कर दिया था। 1947-48 के उस जंगी इतिहास की कहानी यहाँ इस अंदाज में दर्ज है। वॉर मेमोरियल में 1962 में चीन की पीठ पर वार वाली चाल का जिक्र है, तो 1965 भारत पाकिस्तान के उस युद्ध को भी दिखाया गया है जब लाहौर पर शान से लहराया था भारत का तिरंगा। जंगी इतिहास में 1971 का वो दौर जब भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया। इसी तरह 1999 में करगिल और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में इसे बनाया गया। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। इस पर शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई। स्मारक 4 चक्रों के बीच में है। पहला अमर चक्र, दूसरा वीरता चक्र, तीसरा त्याग चक्र और चौथा रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के नाम दीवार के ईंटों पर उकेरे गए। स्मारक का निचला भाग अमर जवान ज्योति जैसा। टीम न्यूज़ नेशन। तकरीबन 50 साल बाद आज हम अपने शूरवीरों को वो सम्मान दे रहे हैं जिसका इंतजार वो एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। तकरीबन 25,000 से ज्यादा शूरवीरों को आज हमने ये सम्मान दिया है। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये वॉर मेमोरियल जो हमने बनाया है ये अपने आप में कितना भव्य है और आज हम वाकई में कह सकते हैं कि हम अपने शहीदों को क्या सम्मान दे रहे हैं। ये आप देखिए, दरअसल ये नक्शा आपके सामने है जो पूरी तरीके से बताता है कि ये वॉर मेमोरियल कितना बड़ा है।
इंडिया गेट के पास स्थित 40 एकड़ का यह पूरा इलाका है जो अभी आप सामने देख रहे हैं मेरे, और इस पूरे 40 एकड़ में इसे बनाया गया है। जो पहला चक्र है जिस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दीवार पर लिखे हुए तमाम सैनिकों के नाम दिखाई देंगे, वो पहला चक्र यहां इस तरफ यहां सामने आता दिखाई देता है। और उस पहले 4 चक्र दरअसल इसमें पूरे हैं और हमारी तीनों फौज को यहां पर आमंत्रित किया गया है जिन्होंने यहां पर इस पर पूरी समझता है। वीरता चक्र है जो कि पहला चक्र है, और उसके बाद अमर चक्र है जो कि दूसरा चक्र है, और उसके साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो चक्र पूरे बनाए गए हैं ये दरअसल सैनिकों को सम्मान देने के लिए, और बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ है जो अभी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि दरअसल हमारे वीरों की शूरवीरता को पूरी तरीके से प्रदर्शित करता है। अमर जवान ज्योति के आधार पर इसे बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, और ये बताता है कि आज इस तरह से अगर आप इंडिया गेट पर जाएंगे तो वहां सामने आपको यह दिखाई देगा, और उसके दूसरी तरफ नेशनल स्टेडियम दिखाई देता है। बड़ा ही मनोरम है, इस पर लाइटिंग के बाद बहुत जबरदस्त दिखाई देता है।